फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी अवामिल रोशनी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल हैं। रोशनी। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाने के लिए रोशनी जज्ब करते हैं। रोशनी की शिद्दत बढ़ने से फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। रोशनी के 7 रंगों में से क्लोरोफिल नीले, ऑरेंज और सुर्ख रंग की रोशनी जज्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का एक अहम जुज है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की शरह बढ़ जाती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.03 से 0.04% है। टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज होता है। पौधे आमतौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छी तरह नमो पाते हैं। 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर पौधों की नमो के लिए मुनासिब नहीं होता। पानी भी फोटोसिंथेसिस के लिए एक खाम माल है। पौधों को इसकी महदूद मिकदार में जरूरत होती है। क्लोरोफिल। पौधों में सब्ज रंग का मादा क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जज्ब करता है। इसकी वजह से पत्तों का रंग सब्ज होता है। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल नामुमकिन है। आइए एक वीडियो के जरिए इन अवामिल को तफसील से देखते हैं। फोटोसिंथेसिस को मुतासिर करने वाले फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो आपकी जिंदगी की बुनियाद है। इस अमल के बारे में आपको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं तो पहले हमारी फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को देखने जा रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस की शरह को मुतासिर करते हैं। बुनियादी तौर पर 3 फैक्टर्स हैं: रोशनी की शिद्दत, कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज और दर्जा हरारत भी। इन फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। रोशनी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये पानी को तकसीम करने के लिए तवानाई फ्राहम करती है और हत्ता कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को तामुल के लिए फाल करती है। रोशनी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। रोशनी की शिद्दत बढ़ाने से एक हद तक फोटोसिंथेसिस की शरह बढ़ती है जब शरह ज़्यादा से ज़्यादा हो। हकीकत में पौधे खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की मिकदार गिराने के लिए अपने पत्तों को फैलाते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि निचले पत्ते ऊपर वाले पत्तों की वजह से झड़ न जाएं। कुछ जंगली पौधों को सायादार पौधों के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये महदूद रोशनी में दूसरी अक़साम के निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नाकाफ़ी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शरह के साथ फोटोसिंथेसिस वकूअ पज़ीर नहीं हो सकता। ताहम बिल्कुल हमारी तरह पौधे भी दर्जा हरारत को लेकर हसास होते हैं। बहुत गर्मी हो तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बहुत सर्दी हो तो उनकी पैदावार 0 तक सुस्त हो जाती है। ये इस वजह से है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कुछ एंजाइम शामिल होते हैं और 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस की शरह सुस्त हो जाती है। और फिर जब सर्दी हो जाती है तब एंजाइम ज्यादा सुस्त रवि के साथ हरकत करते हैं, चुनाचे तामुल की शरह गिर जाती है। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे की मुख्तलिफ अक़साम में बेहतरीन दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। ऐसे पौधे जो सर्द मौसम में रहते हैं उनकी कम दर्जा हरारत पर बेहतरीन शरह होती है। ये 3 बुनियादी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ताहम उसके अलावा भी हैं जैसे क्लोरोफिल का इर्तिकाज, पानी और आलूदगी। काश्तकार और बागबान इन लिमिटिंग फैक्टर्स के इल्म को इस्तेमाल करते हुए ग्रीन हाउस में फसल का इजाफा कर सकते हैं। वो मसनूई रोशनी को इस्तेमाल करके दिन की रोशनी के घंटों को बढ़ा सकते हैं या फिर पैराफिन लैंप चलाकर रोशनी की शिद्दत बढ़ाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज बढ़ा सकते हैं और वो ग्रीन हाउस के अंदर दर्जा हरारत कंट्रोल कर सकते हैं। हैरत के बरखिलाफ ग्रीन हाउस में उगने पर बहुत सारी फसलें जैसे टमाटर और सलाद के पत्ते ज्यादा पैदावार देते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक और हैरत अंगेज बोनस ये है, चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो हम अपनी फैक्ट्रियों से जाया शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ग्रीन हाउस में पंप कर सकते हैं। एक आदमी का फजला दूसरे आदमी के लिए पौधों का खजाना है। लिहाजा इस वीडियो से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का इर्तिकाज, रोशनी की शिद्दत और दर्जा हरारत ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की शरह पर असरअंदाज होते हैं। मगर याद रखिए, एक ज्यादा से ज्यादा शरह है जो हासिल की जा सकती है। बच्चों, फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए पत्ते की साख्त निहायत मौजू है। आइए देखते हैं किस तरह। पत्ते की साख्त फोटोसिंथेसिस के लिए मौजू तरीन है। ज्यादातर पत्तों का ब्लेड चौड़ा होता है ताकि रोशनी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार जज्ब हो सके। पत्ते बारीक होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और रोशनी आसानी से अंदरूनी सेल्स तक पहुंच सकें। पत्तों की ज़ेरी एपिडर्मिस बड़ी तादाद में स्टोमेटा होते हैं। इन स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में दाखिल हो जाती है।
जबकि ऑक्सीजन और पानी के बुखारात खारिज होते हैं। मेसोफिल सेल्स की मोटी तह पौधों के लिए काफी खुराक तैयार करती है। वैस्कुलर बंडल अपनी वेन्स का जाल पत्ते में फैलाता है ताकि पानी फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स तक पहुंचे और ग्लूकोज उनसे दूर जा सके। ये तमाम खसूसियात साबित करती हैं कि पत्ते की साख्त फोटोसिंथेसिस के लिए मौजू तरीन है। बच्चों, ये वीडियो आपको तफसील से समझाएगी कि किस तरह पत्ते की साख्त फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए मौजू है। लीफ स्ट्रक्चर लैब। यहाँ हाई पावर पर एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। सबसे ऊपर एक पतली सी वैक्सी क्यूटिकल है जो कि एक हिफाजती तह है। क्यूटिकल के नीचे सेल्स की तह एपिडर्मस कहलाती है और ये लीफ की सबसे निचली तह पर भी होती है। नीचे डेंसली पैक्ड सेल्स मीजोफिल के हिस्से हैं जिन्हें पैलिसिड मीजोफिल कहते हैं और इसके नीचे लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मीजोफिल होते हैं जिनमें बहुत सी खाली जगहें होती हैं। इस तरफ स्टोमेटा को ढूंढना आसान नहीं है। चलिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगर हम इसे ढूंढ लें तो हमारे पास क्यूटिकल, एपिडर्मस, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल हैं। ये स्लाइड पर हैं। लिहाजा लीफ के बॉटम को असल में टॉप से देखा जाता है। आप सबसे ऊपर बाएं तरफ लीफ की वेन भी देख सकते हैं। स्टोमा एक छोटा सुराख है जो कि 2 कर्व गार्ड सेल से मिलकर बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि लीफ के टॉप से स्टोमा और गार्ड सेल्स किस तरह के दिखाई देते हैं। गार्ड सेल्स पानी से फूल जाते हैं और स्टोमा खुल जाते हैं और स्टोमा बंद हो जाते हैं। ये प्लांट में पानी के बाकायदा बहाव में मदद देते हैं। जब स्लाइड को माइक्रोस्कोप स्टेज पर रखते हैं तो यकीन दहानी करें कि लीफ के फ्लैट पोर्शन की तरफ देख रहे हैं, ना कि मिडल पर जहाँ पर वेन है। अब स्लाइड को मूव करें अगर आप एक बेहतर स्पॉट ढूंढना चाहते हैं और ड्रॉ करें। पत्तों के ऊपर और नीचे छोटे सुराख या ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इसका सिंगुलर है। यहाँ पिंक सेल्स जो ओपनिंग करते हैं गार्ड सेल्स कहलाते हैं। जब वो फूल जाते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। जब वो पानी लूज करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। पौधों के लिए पानी का बहुत ज्यादा लूज होने से बचाव करना बहुत अहम है। पानी जड़ों में ऑस्मोसिस के जरिए हरकत करता है और छोटी ट्यूब्स और वेन्स के जरिए सफर करता है, हत्ता कि ये हर पत्ते तक पहुँच जाता है। इस पॉइंट पर पानी स्टोमेटा के जरिए पत्तों तक चला जाता है। सूरज की रोशनी में ट्रांसपायरेशन के जरिए स्टोमेटा खुलते हैं। पौधों के जरिए पानी की मूवमेंट बहुत तेजी से होती है। अगर स्टोमेटा बंद हो तो वो पानी को पौधे से निकलने नहीं देंगे। ये गर्म दिनों में फायदेमंद हो सकता है जब पौधा बहुत ज्यादा पानी लूज करता है, लेकिन पानी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 हिस्सों में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थैलाकाई डिस्क्स में होता है जो कि ग्रेना में या वाहिद ग्रेनम में जुड़े होते हैं। डार्क रिएक्शन फ्लूइड पोर्शन में होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ख्याल रहे स्ट्रोमा और स्टोमा एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं और थोड़े से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। स्टोमा या स्टोमेटा पत्तों में सुराख होते हैं और स्ट्रोमा लिक्विड है। पौधों में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन जानदारों में एनर्जी पैदा करने का अमल है। इस अमल में पौधे ग्लूकोज को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पौधों में गैसों का तबादला पत्तों में मौजूद स्टोमेटा के जरिए होता है। गैसों का ये तबादला 2 मराहिल में होता है। ये मराहिल रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हैं। दिन के दौरान पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होते हैं। ये दोनों फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन एक मुसलसल अमल है। पौधे रात को हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी खारिज करते हैं। आइए एक वीडियो की मदद से ये साबित करते हैं कि पौधे में रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी पैदा होती है जिसमें से कुछ एनर्जी एटीपी की शक्ल में जखीरा कर ली जाती है और बाकी हीट एनर्जी की शक्ल में खारिज कर दी जाती है। प्रॉब्लम: क्या रेस्पिरेशन के दौरान हीट एनर्जी पैदा होती है? हाइपोथेसिस: रेस्पिरेशन के दौरान हीट एनर्जी पैदा होती है। डिडक्शन: अपरेटस में थर्मोमीटर को रखा गया जहां रेस्पिरेशन हुई जो टेम्परेचर में इजाफा दिखाती है। अपरेटस: मटर के दाने, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और क्लोरीन 0.1%, 2 अदद बीकर, 2 अदद फ्लास्क,
cotton, 2 other thermometer. Now here is some background information. सबसे पहले बीज में एम्ब्रियो होता है जो कि बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होता है और बीजों को उबालने से इनमें मौजूद सेल और बैक्टीरियाज मर जाते हैं। तरीकाकार, चंद मटर के दाने लें और उन्हें 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। अब इन दानों को सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और क्लोरीन के 0.1% से धोएं ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाएं। चंद दानों को कुछ देर के लिए उबालें ताकि इनके सेल्स मर जाएं। अब इन्हें ठंडा करें ताकि ये डिके ना हो। फिर अलाइव और डेड सेल्स को 2 अलग अलग फ्लास्क में डालकर इनमें कॉटन और थर्मोमीटर लगाएं और उन्हें ए और बी का नाम दें। दोनों फ्लास्क को उल्टा करके रख दें। फिर अपरेटस को इसी हालत में 4 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। ऑब्जर्वेशन, फ्लास्क ए का टेम्परेचर बढ़ गया है जबकि फ्लास्क बी का नहीं बढ़ा। इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि फ्लास्क ए में मौजूद अलाइव सेल्स दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बनते हैं। एरर एनालिसिस, अगर फ्लास्क बी में कुछ टेम्परेचर बढ़ा भी है तो वो कमरे के दर्जा हरारत की वजह से बढ़ा है। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो से आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल में फर्क मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी कार्बन के कंपाउंड से बनती है। हम यहाँ देखेंगे कि कैसे कार्बन CO2 की शक्ल में पौधे लेते हैं और कैसे ये तमाम जानदार से होता हुआ वापस माहौल में CO2 की शक्ल में ही दाखिल हो जाता है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी कितनी मिकदार माहौल में मौजूद है? माहौल में तकरीबन 0.04% CO2 होती है, लेकिन हजारों साल पहले जब हमने फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू किया था, यह सिर्फ 0.28% था, जो कि बहुत कम था। लेकिन ये पौधों के लिए इसके तमाम ढांचे को बनाने के लिए काफी था। पानी वो मिनरल जो जड़ों के जरिए हासिल किया जाता है और सूरज से ली जाने वाली एनर्जी की मदद से पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन को पानी से बाहर निकालते हैं और इस तरह CO2 से कार्बन को अलहदा करने का अमल शुरू होता है। ये पौधों के पत्तों में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है? शायद ये इस सैयारे पर होने वाला सबसे अहम केमिकल रिएक्शन है। इस वीडियो को रोकें और अपना जवाब सोचें। जी हाँ, ये फोटोसिंथेसिस है। बहुत अच्छा, अगर आपको पता चल गया। फोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनाना। ये असल में CO2 को इसके हिस्सों में तोड़ते हैं और जिसकी वजह से बहुत रिएक्टिव गैस यानी ऑक्सीजन माहौल में खारिज होती है और पौधों को इसके ढांचे को बनाने के लिए कार्बन को पकड़ती है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं, इनमें कार्बन फिक्स होती जाती है, जो कि फिर जानवरों को हासिल हो जाती है। जब वो पौधों को खाते हैं, जानवरों को हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है। इन जिंदा रहने वाले प्रोसेसेस को ईंधन देने या इन प्रोसेस को फ्यूल देने के लिए पौधे और जानवर हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे दोबारा कार्बन से मिलाकर CO2 बनाते हैं और उसे माहौल में वापस भेज देते हैं। क्या आप इस एनर्जी खारिज करने वाले अमल का नाम जानते हैं? इस वीडियो को रोकें और इसका जवाब सोचें। इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है और ये दोनों प्रोसेसेस की आसान सी रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले सूरज की रोशनी बॉन्ड्स को तोड़ती है और CO2 और पानी को इजाजत देती है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। एक कार्बन का कंपाउंड, पानी का हाइड्रो और CH2O ये कार्बोहाइड्रेट को दिखाने की आसान सी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें फोटोसिंथेसिस की एनर्जी जमा है और जानदार इसे अपना जिस्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के लिए सिर्फ रिएक्शन को रिवर्स करने की जरूरत है, जैसा कि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाया जाए ताकि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन सके, और ये रेस्पिरेशन है। इन दोनों अवामिल को जरा और करीब से देखें। ये दोनों को नॉर्मल टेम्परेचर पर काम करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। इन कैटलिस्ट्स को एंजाइम्स कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस को एक पिगमेंट की जरूरत होती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। यहाँ एक्टिव साइट Mg एटम है जो सब्ज रंग से दिखाया गया है। ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को चलाने के लिए सूरज के स्पेक्ट्रम से नीली और सुर्ख रोशनी को जज्ब कर लेता है
اور سبز روشنی کو ریفلیکٹ ہونے دیتا ہے، اسی لیے پتے سبز رنگ کے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ریئیکشن ہے جو اس سیارے پر بہت پہلے وقتوں میں ایوالو ہوا تھا، اور بلو گرین ایلجی جن کو سائنو بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے ابھی تک زندہ ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں۔ کلوروپلاسٹ جو آپ سبز پتوں میں دیکھتے ہیں یہ بھی بیکٹیریا سے ایوالو ہوا ہے۔ اگر ہم یہ طریقہ ڈھونڈ لیں کہ سورج کی روشنی کیسے CO2 اور پانی کو توڑ کر فیول اور O2 بناتی ہے تو ہم اپنے لیے گرین انرجی کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سائنٹسٹ کلوروپلاسٹ کو تبدیل کرنے کے لیے متبادل راستہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بہتر حل ہوتا تو زندگی اب تک اسے ایوالو کر چکی ہوتی۔ ریسپیریشن کو بھی بہت سارے انزائمز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آکسیجن کو کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ دوبارہ ملایا جا سکے۔ اس میں بہت سارے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ پودوں، جانوروں اور انسانوں اور بہت سے ورٹیبریٹ کے سیلز کے مائٹوکونڈریا میں بہت سے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ ان کی بلڈ کی ٹرانسپورٹ، لنگز سے آکسیجن اور گٹ سے ڈائجسٹڈ فوڈ کی نقل و حمل میں یہ انرجی استعمال ہوتی ہے۔ یہاں خوراک اور آکسیجن آپس میں ملتے ہیں اور خون CO2 کو واپس لنگز میں لے جاتا ہے تاکہ پودے اس کو باہر نکال سکیں۔ لیکن آپ اسے صرف اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ روشنی میں فوٹوسینتھسس سے زیادہ آکسیجن ملتی ہے جتنی ریسپیریشن میں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن جڑوں اور بیجوں کے بارے میں سوچیں۔ اس ویڈیو کو روکیں اور سوچیں کہ جڑیں اور بیج انرجی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو آکسیجن کی مسلسل فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سوائل ہوا سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، پانی سے نہیں۔ اور پتوں سے شوگر نیچے جڑوں کی طرف جاتی ہے اور سیڈز کے پاس بہت سارا فیول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سبز ٹہنیاں نکال لیتے ہیں جو کہ خوراک کی زیادہ ریسپیریشن کرتے ہیں۔ یہ بالکل جلانے کی طرح ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں آکسیجن دی جاتی ہے، فیول کو یا خوراک کو، اور اس کے نتیجے میں CO2 بنتی ہے۔ یہ ریئیکشن نارمل ٹمپریچر پر ہوتا ہے انزائمز کو استعمال کرتے ہوئے، جبکہ کمبشن یا جلانے کے لیے کسی قسم کی کیٹلسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہائی ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں ریئیکشنز انرجی خارج کرتے ہیں